हाय लर्नर्स। जैसा कि मैंने कल आपसे बात की थी आप लोगों के बीच, तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ होती है वो है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद उसकी हिंदी पता नहीं चलती है, या कम्प्रिहेंशन जब सामने आता है तो या तो हूबहू बहू उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि वहाँ से वर्ड अरेंज करते हैं, कुछ छाटते हैं, काटते हैं और लिख लेते हैं। एक काम हम ये करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि बिना समझे प्रश्न कुछ और पूछता है, बताते कुछ और है। तो मेरा ऐसा प्रयास है कि इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, रीडिंग कम्प्रिहेंशन विथ ग्रामेटिकल स्किल के माध्यम से, आपको ग्रामर को कैसे कम्प्रिहेंशन में अप्लाइड ग्रामर को कैसे कम्प्रिहेंशन से हम पढ़ सकते हैं, उसकी मदद से हम कम्प्रिहेंशन भी सीखेंगे और उसके बाद ग्रामेटिकल स्किल भी जानेंगे कैसे ग्रामर को यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज है वो 10th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से है। ये बुक फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी की है। टाइटल है ए लेटर टू गॉड। जी.आई. फ्यूंटेस कुछ है, इसका नाम नहीं पता मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसे या नहीं कर पा रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड है वो है, उससे मैंने उसके कुछ लाइन्स लिए हैं ताकि मेरे पे कॉपीराइट से कुछ ना लगे, क्योंकि ये सब भी ध्यान देना होता है वीडियो बनाने के दौरान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, सबसे पहले एक काम मैं करूंगा कि जो पूरे सेंटेंस उसको पढ़ देता हूं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसके बाद ये पैराग्राफ खत्म होती है। अगले लाइन में लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन लिखा हुआ है वो, तो वुमन हु हैज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गुड बिलिंग। ये लाइन्स थी। इसके बाद अगर आप कम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है हमारे साथ वो होता है वर्ड मीनिंग का। तो वर्ड मीनिंग का जहां तक इसकी बात करें तो अगर आप इंटायर पे आते हैं तो एक मीनिंग है वो ये आपके लिए हो सकता है इंटायर। दूसरा मीनिंग आपका क्रेस्ट हो सकता है। उसके बाद राइट तो पका हुआ जानते हैं, एक डॉटेड हो सकता है, कर सकते हैं आप। प्रोमिस्ड, अगर चाहे तो मैं सबकी हिंदी बताऊंगा। हार्वेस्ट बोल सकते हैं एक मीनिंग यहाँ पे। उसके बाद एक वर्ड आ सकता है डाउनपोर। उसके बाद एक मीनिंग आ सकता है सोर, सॉबर जिसको हम लोग बोलते हैं। थ्रो आउट हो सकता है। उसके बाद आप इंटीमेटली कर सकते हैं एक मीनिंग। फिर नथिंग एल्स तो साथ साथ आते हैं, वो वर्ड्स है वो बताऊंगा मैं। और उसके बाद एक वर्ड और आ सकता है सपर। बस इतना वर्ड मेरे हिसाब से। एक वो हाउस को नहीं मानूंगा तो सबको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 वर्ड हैं। इतने लाइन में आपको, अगर आप एक फ्रिक्वेंट रीडर नहीं है इंग्लिश के, तो आपको लगभग 10 वर्ड्स मिल सकते हैं ऐसे। तो मैं इसको पढ़ाने के दौरान बताता जाऊंगा वर्ड्स कहां पे है। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। द हाउस, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। एक सेंटेंस खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउस नाउन है और इसके पहले द लगा हुआ है, और द है कौन सा, तो द हो गया डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल है, और डिफिनिट आर्टिकल यूज कहां होता है, तो डिफिनिट आर्टिकल उस जगह पे यूज होता है जहां पे स्पीकर और लिसनर, द इज एन डिफिनिट आर्टिकल, and definite article signifies those nouns that are known to listener and speaker both. If it only signifies one, only listener or only a speaker, then it will not take the. So here the signifies that, tells that house is known to both speaker and listener. So
ये जो हाउस है इसका मतलब है कि जो द लगा हुआ है इसका मतलब वो घर बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को पता है, तो द इसीलिए लगाते हैं यहाँ पे। द हाउस किया, उसके बाद आगे बढ़ता है, डैश दिया, फिर द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, जब मैं सब्जेक्ट बनाता हूं पहले तो उससे इसको देखने के बाद पता चलेगा हाउस है, फिर आप देखिए वर्ब है, सेट है, तो इसको मैं छोड़ के भी रुकूंगा, फिर बताऊंगा कहाँ कौन सा है। ये हाउस है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इनके पहले भी कुछ नाउन दिया हुआ है और इनके बाद भी कुछ नाउन दिया हुआ है। इसका अरेंजमेंट क्या है, तो इनके पहले यहां भी द यूज किया गया, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। यदि वैली की बात करें तो घाटी होता है, घाटी, तो ये नाउन है और नाउन के पहले इंटायर जो है वो एडजेक्टिव है। तो जब नाउन और एडजेक्टिव साथ साथ आए तो एक बेसिक अरेंजमेंट क्या बनता है कि पहले नाउन होगा, उसके नाउन इधर सबसे अंतिम में लिखेंगे, उसके पहले एडजेक्टिव और उसके पहले कौन सा, उसके पहले आर्टिकल जो भी आता है, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल द है, फिर इन लगाते हैं, फिर द यहाँ लगा हुआ है डिफरेंट आर्टिकल, फिर ओनली और फिर वन। यहाँ वन जो है वो भी एक नाउन के रूप में आया है, मतलब किसी एक तरह का कोई एक होगा, सिग्निफाइज कर रहा है नंबर को वो, लेकिन तब भी नाउन के रूप में आएगा। ओनली यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कौन सा, तो ओनली वन, एक सिर्फ। तो अगर इसकी हिंदी करते हैं तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, हिंदी बाद में करते हैं। सैट वो सिट का भी फॉर्म है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फिर स्टार्ट करता है, ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है ऐसे बुक में दिया हुआ भी है, टॉप ऑफ ए हिल, किसी हिल का, कोई जो हिल क्या होता है, तो हिल जो होता है माउंटेन से छोटा होता है, उसकी हाइट सामान्य भूमि से ऊंची होती है। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हिल यहां पे आया, तो हिल कैसा हिल, तो उतनी वो हाइट जो होता है, एक हो सकता है कि वो एक जो हिल का हाइट हो, एक बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हिल क्या है, लो हिल है, मतलब उसके आसपास की ऊंचाई, आसपास से ज्यादा ऊंचा भी वो नहीं है, और यहाँ पे ए लगा हुआ है, मतलब लोगों को इतना पता नहीं, कोई होगा बहुत सारा है उसमें एक होगा, और वहां पे ये उस हिल पे क्या है, उस हिल के किस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए लो हिल, यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि एक छोटे से हिल, मतलब चोटी उसको बोल सकते हैं, चोटी के, और चोटी का किस पे, जो होता है ना पहाड़ी, इसको बोल सकते हैं हिल को, तो पहाड़ी की चोटी पर कौन है, ऑन, कौन सेट किया हुआ है, बैठा हुआ कौन है, तो द हाउस। तो यहाँ पे सेट से मतलब है बैठना ही, बल्कि सिचुएट होना, वहां पे स्थित होना। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस स्टार्ट बताता है कि एक घर है और वो घर, उस घर की विशेषता बता रहे हैं। इस चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ग्रामर के स्किल को बात करें, ग्रामर की बात करें, तो जब हम सब्जेक्ट को लिखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम दो चीज करते हैं, या तो चाहे तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, हु विच दैट को यूज करके उसको सिग्निफाइज कर सकते हैं और उसके लिए बता सकते हैं, या तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि इसके साथ नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन का जब यूज करेंगे तो नाउन इन अपोजिशन में होता क्या है कि वो नाउन को बताता है कि नाउन आखिर है क्या, नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है, तो वही काम ये डैश के बाद दोनों के बीच में कर रहा है कि वह घर कौन सा घर भाई, तो द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरे वैली में एकमात्र वो घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि उस उच्च भूमि के क्या है, सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ये पहला सेंटेंस जहां तक लगता है कि समझ में आ गया, अगर नहीं आता तो वीडियो पीछे कीजिए और देख लीजिए। फ्रॉम दिस हाइट, यहां पे कॉमा डालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ था, वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश 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 आसान बहुत है, बशर्ते लोग पढ़ाते नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ाते हैं, उनकी क्या मजबूरी हो जाने। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन से, तो इन दिस, फ्रॉम दिस हाइट, एक चीज और जानिए, दिस है और हाइट है, यहाँ पे ऊंचाई है, ये नॉर्मली ये भी नाउन ही आ जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में आएगा, कोई चीज है तो उसमें मैं बोल सकते हैं हाई, हाई हाइट हो जाएगा, हाई एडजेक्टिव है उससे बना तो हाइट हो गया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दिस है, दिस के चक्कर में दो चीज होता है, अगर दिस सिर्फ दिस लिखा हुआ है तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन जैसे उसके साथ नाउन आता है तो बन जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस स्थान से, तो दिस हाइट तो क्या, इस स्थान से, वन कुड सी, वन तो ऐसा प्रोनाउन है जो कि मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है, वन, जो कि सबके लिए आता है, इंडिविजुअल सबके लिए आ सकता है, आप यू ना बोल के वन बोल सकते हो, वन ना बोल के यू बोल सकते हैं। तो वन कुड मॉडल वर्ब है
वन कुड। और सी, मॉडल वर्ब का फीचर है कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, जब तक अगर मॉडल वर्ब जब तक वो अपने साथ बी नहीं लेता है तब तक वो अपने साथ भी वन ही लेगा। अगर कुड के साथ बी लग जाता तो वहां पे सी नहीं बल्कि सीन हो जाता। तो मॉडल वर्ब अपने साथ भी वन लेता है, वो उसका फीचर है। तो वन कुड सी, तो बोल रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, वो बता रहा है देख सकता था। क्योंकि यहां पे देखिए एक सेंटेंस समझिए, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, यहां पे सेट है तो यहां पे कुड लगा हुआ है बेसिकली, यहां पे सेट तो यहां पे कुड, तो मतलब कि सेंटेंस जो चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है। सीक्वेंस ऑफ टेंस समझना पड़ेगा यहां पे। दिस फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, क्या देख सकता है, तो द रिवर मतलब स्पीकर लिसनर को पता है कौन सा रिवर, कोई रिवर होगा, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और कौन सा क्या देख सकता है, तो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कैसा कॉर्न, तो पका हुआ अनाज है, जो अनाज पक गया है उस अनाज का क्या, तो फील्ड देख सकता है, पके हुए अनाज का खेत देख सकता है, वो क्या उसको बोल सकते हैं, एरिया देख सकता है। लेकिन और चीज लिखा हुआ सिर्फ इतना नहीं है, राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, ये पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है। कौन सा फील्ड, इस फील्ड के बारे में बता रहे हैं, कौन सा फील्ड, तो राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, वैसा फील्ड है जो कि पका हुआ भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है फ्लावर्स जो है ना उसकी बूंदी बची हुई होता है ना, कि जब अनाज पकता है तो उसका फूल जो होता है वो बाहर में अटक रुक जाता है, वहां पे गिर नहीं पाता है पूरी तरह से, जब नहीं होता है कटने के सीजन में आता है तो लगा हुआ रहता है उसके ऊपर बाहरी सिरा पे। तो वही बता रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब एक व्यक्ति इस ऊंचाई से देख सकता था, क्या देख सकता था, नदी को देख सकता था, और क्या देख सकता था, कोई पका हुआ अनाज है ना, पका हुआ अनाज जो खेत में लगा हुआ है उस अनाज के जो फ्लावर्स हैं डॉटेड, बीच बीच में लग रहा है कि अनाज है, बीच में कुछ अलग तरह की वो छिटाकसी कर रहा हो, उस चीज को भी एक व्यक्ति उस ऊंचाई से देख सकता है, इतनी हाइट पे था कि दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब देखिए चक्कर क्या किया है, इस पूरे पार्ट को इतना लिख दिया है और उसके बाद एक दैट लगा दिया है, और दैट है क्या, यहाँ पे दैट जो है, दैट के बाद अगर देखिए अगर रहता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो इसके साथ क्या आता, वर्ब आता, लेकिन यहाँ पे वर्ब आया है लेकिन बीच में ऑलवेज दे दिया है, एडवर्ब वाला सेक्शन ऑलवेज दे दिया है, और यहाँ पे प्रोमिस्ड वर्ब दे दिया है ना। तो यहां पे देखना पड़ेगा कि ये दैट क्या है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और ये वर्ब दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दैट है, और एडवर्ब को यूज तो ऐसे कर सकते हैं, वर्ब के पहले एडवर्ब यूज होता है, तो जो हमेशा क्या करता है, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, वादा निभाता है, जो बता मतलब कि ये वादा निभाता है, क्या निभाता है, तो विद दैट, लेकिन ये दैट किसके लिए आया है, तो ये दैट आया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बता रहा है कौन प्रॉमिस करता है, कौन प्रॉमिस किया। और एक चीज और देखिएगा, अभी तुरंत मैंने बताया, यहाँ पे कुड है, यहाँ पे सेट है, और यहाँ पे प्रॉमिस्ड है, मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंस चल रहा है, एक ही टेंस में आ रहा है, एक ही टेंस में आ रहा है, पास्ट में ही, पास्ट टाइम में ही आ रहा है, ये टाइम को बताते जा रहा है, सेट यहाँ पे कुड, यहाँ पे प्रॉमिस्ड। तो वैसा जो है फील्ड जो कि क्या है, जो ये सीन दिखा रहा है कि पका हुआ वो फूल जो है वो दिख रहा है उसमें, पके हुए अनाज का, तो ये प्रॉमिस करता है, ये बताता है क्या चीज, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी पैदावार को। हार्वेस्ट फसल के काटने को भी बोलते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन, कटाई वाला, तो हार्वेस्ट यहाँ पे पैदावार बोलेंगे। तो क्या सजेस्ट करता है, एक गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे दैट क्या है, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और क्या रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह का, तो हु इज दैट होता है, हु होता है व्यक्ति के लिए, विच होता है वस्तु के लिए, दैट दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पे दैट यूज किया है, सिंपली कंफ्यूजन में ना होने के कारण नॉर्मली यूज कर दिया है। तो क्या होता है ये दैट लगा मतलब किसके लिए, इस पूरे के लिए लगा कि वो जो फील्ड है, इस तरह का अगर फील्ड जो कि फ्लावर्स हो और राइप कॉर्न डॉटेड हो, तो वो क्या प्रॉमिस करता है, एक अच्छा फसल बतलाता है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। अब इस पूरे को देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower. The only thing, मात्र एक चीज, the earth needed, धरती को चाहिए थी, क्या चाहिए थी, धरती को सिर्फ चाहिए, यहां भी needed आ गया, विटो, बाज क्या था, बाज ए डाउनपोर, डाउनपोर होता है मूसलाधार वर्षा, एक मूसलाधार बारिश, और या तो एटलीस्ट कम से कम, लेस का लेस होता है लेस, लेसर लिस्ट,
तो वो एटलीस्ट कम से कम क्या चाहिए, ए सोअर या एक झमाझम बारिश, एक मूसलाधार बारिश है, एक झमाझम बारिश। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। अब देखो यहाँ चक्कर क्या है, द ओनली थिंग बाज ए। अब हमें बीच में इस चीज को गायब करके आप आगे भी कहीं लिख सकते हैं। ये बता रहा है ओनली थिंग, इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन किया। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज जो पृथ्वी को चाहिए थी वो क्या थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोवर, एक मूसलाधार बारिश या पानी, पानी वो बोल सकते हो उसको। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे लगातार सुबह, पूरे सुबह में, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह उसको बोल सकते हैं, पूरे सुबह, पूरी सुबह या पूरे दिन। लैंचो, एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर होने का मतलब है कि ये किसी नाउन को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये कोई ना कोई नाउन होगा। और नाउन क्या है, ये व्यक्ति का नाम है। लेंचो वहां का मेन कैरेक्टर है। लेंचो हु न्यू हिज फ्रेंड फील्ड्स इंटीमेटली, सॉरी, क्या कौन है ये लेंचो, लेंचो को बता रहा है, लेंचो के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। मैंने बताया था कि अगर इस तरह का स्टार्टिंग करे और डॉट डैश दे के लिखा रहे तो समझ जाइए कि इस नाउन जो आने वाला है ना, उस नाउन को ये डिफाइन कर रहा है। तो डिफाइन कैसे कर रहा है, तो लेंचो कौन, तो हु कौन सा, हु आता है व्यक्ति के लिए, विच आता है वस्तु के लिए, दैट दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वह व्यक्ति जो जाना, जिसने जाना है। अब देखो यहाँ भी न्यू किया है। अच्छी बात क्या है ना कि आपको सिखाना ही चाह रहा है ये, कि आप बाबू सीखो क्या, कि कैसे सेंटेंस लिखा जाता है। अगर लिखना शुरू करो पास्ट में तो पूरा का पूरा टाइमिंग पास्ट में होना चाहिए, यानी कि बीच में इधर उधर कुछ करते रहे, कूदते रहे। सेट यहाँ हुआ, देखिए यहाँ सेट, यहाँ कुड, यहाँ पे प्रॉमिस्ड किया इसने, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा नीडेड है, वाज भी दिया हुआ है, अगले सेंटेंस में हु न्यू कर दिया। तो लैंचो सुबह से ही, ये लैंचो कौन, जिसने जाना हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत ही निजी तरीके से, जिसको बोलते हैं घनिष्ठता के रूप, घनिष्ठ रूप से। ये वो व्यक्ति है लेंचो, वह फार्मर है जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता है। हैड डन, उसने किया, ये लिखा हुआ है कि थ्रू आउट दिस द मॉर्निंग, जो व्यक्ति जानता है, हैड डन द मॉर्निंग, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था उस सुबह। उसने हैड लगा हुआ पास्ट, V3, हैड के बाद V3 आएगा, तो उसने किया था नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। जब इल्स लगे तो और जुट जाता है, ये समथिंग एल्स, नथिंग एल्स, एनीवन एल्स, ये चलता है। तो नथिंग एल्स, इसने कुछ नहीं किया, बट, लेकिन क्या किया, क्या किया। अब देखो एक चीज जान लो कि जहां जहां बट आता है ना, वो विरोधाभास को दर्शाता है। जैसे ही हो गया, जैसे बोलो मैं तो पढ़ने में ठीक था लेकिन, जैसे ही लेकिन बोले मतलब समझ जाओ कि इसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वही लिखा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया था दिन भर, बट लेकिन सी द स्काई, क्या करता था, क्या किया वो, सी द स्काई, शायद यहाँ सी लिखा, हाँ सी लिखा हुआ है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या करता वो, कुछ नहीं किया, बल्कि क्या करता, क्या करता है वो, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की ओर जो है आसमान को निहारता है, वो सिर्फ निहारता है, कुछ नहीं किया दिन भर। उसने क्या किया, सिर्फ उत्तर पूरब की ओर निहारते रहा दिन भर। खत्म हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट के साथ दिया हुआ है, दिशा का नाम है। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, की ओर होता है, टुवर्ड और टुवर्ड्स नॉर्मली यूज करते हैं। नाउ, अब बी आर, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी के साथ वो बी आर इस तरह का लिखा हुआ है, ये बी है और ये इसके आर इसने जोड़ के ऐसे लिख दिया है वी आर। इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। वो आप वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, नॉट लगा के भी कर सकते हैं, जैसे कि इजंट बोलते हैं ना, वांट बोलते हैं ना, सांट बोलते हैं ना, वो बोलते हैं। तो उसी तरह से ये बी आर को पढ़ेंगे बी आर ही, लेकिन इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये है लिखा हुआ। तो ये बी आर हुआ। बेयर नहीं होता है, बेयर कहीं कहीं रेयर केस में, आप गूगल पे भी सर्च कीजिए, वो रेयर केस में कहीं कहीं आता है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल बी आर, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है बी और आर का। तो अब बी आर रियली गोइंग टू, वास्तविक में जा रहे हैं, टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी। किससे बोल रहा है ये, वुमन, उस औरत से बोल रहा है। औरत कौन है नहीं पता, एक औरत है, उससे बोलता है कि अब जो है ना हम लोग वास्तविक में पानी पाने जा रहे हैं, टाइम को पानी मिलेगा, मतलब बारिश होगी, बताने का मतलब ये है। अब देखो नाउ लगा हुआ है, जब आप टाइम एंटेंस पढ़ेंगे या जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अगर ये समझना है तो पहले आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसा भी होंगे जिनको पता होगा, ग्रामर पढ़े होंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है। तो चलो
कुछ इसके लिए भी कर ले रहे हैं जो कुछ कुछ जानते हैं। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, महिला से बोलता है कि लगता है लोग अब नाउ एट द प्रेजेंट एट द मोमेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे अगर बोले तो कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो घटना होती है बोलने के समय उसको बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि अबाउट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और उसको ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी, मतलब बोलने से पहले, बोलने के दौरान और बोलने के बाद, अगर तीनों घटना भी अगर साथ हो, जब टाइम लाइन बताऊंगा तो टाइम एंड टेंस में तो बता दूंगा ये चीज, वो साथ चलते हैं। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, लगता है हमको बारिश होगी, ऐसा बोल रहा है वो। द वुमन, अब देखो एक चक्कर क्या है, बहुत अच्छी बात लिखा है यहाँ पे, ग्रामर बहुत अच्छा से सिखा रहा है। यहाँ पे वुमन था, कोई आर्टिकल नहीं, सिंगल, पता नहीं है, नहीं दिया, छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही दोबारा वुमन आया तो इसमें क्या लगा दिया, द। इसका मतलब है कि हम स्पीकर, हम लिसनर और बताने वाला जो राइटर स्पीकर दोनों भी जान रहा है कि वुमन कौन है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, द डिफिनिट आर्टिकल द। तो द वुमन, अब देखिए हु लगा दिया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। तो वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग, यहाँ भी टाइम कौन सा टाइम है, पास्ट वाला ही है, पास्ट वाला ही है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, सफर मतलब होता है रात का भोजन या शाम का भोजन। तो वह महिला जो खाना, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि सवेरे से कुछ नहीं किया, तो शाम हो गया होगा, तो बोल रहा है कि वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो रात का खाना बना रही थी। हु आया ना, तो इसके लिए हु आया। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या चक्कर है, सिंटैक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें बताना होता है कि यदि कोई नाउन हो, इफ नाउन इज फॉलोड बाय एनी रिलेटिव प्रोनाउन एंड दिस रिलेटिव प्रोनाउन has to take verb, but verb will not according to relative pronoun, but verb will be according to the noun for which relative pronoun is used। तो यहाँ पे क्या है, who है, who किसके लिए आया है, वुमन के लिए आया, और वुमन के लिए verb आएगा, who के अनुसार आएगा नहीं, तो वुमन के लिए क्या, सिंगल ना, तो बाज। तो वह महिला who was preparing supper, जो भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, अब देखिए चक्कर क्या है, यहाँ पे आंसर्ड नहीं लिखा हुआ है, रिप्लाइड है। ऐसे बेसिकली रिप्लाई बोलते हैं जब आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, तो रिप्लाई हुआ। प्रश्न जब पूछते हैं तो वहां पे आंसर होता है, आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिप्लाइड इसलिए लिखा गया, उस व्यक्ति ने कुछ पूछा, इसने कुछ जवाब दिया, तो रिप्लाइड, उसने प्रत्युत्तर में जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, भगवान ऐसा चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि बारिश हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीजों को बताया। अगर मीनिंग का प्रॉब्लम है तो इंटायर मतलब संपूर्ण होता है, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, चोटी होता है, ये किसी हिल का टॉप को बोलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे मीनिंग का अगर बात की जाए तो ठीक है, डॉटेड बिंदु बनाना, वो छींटाकशी करना क्या सेंस में आता है, प्रॉमिस वादा करना, हार्वेस्ट फसल की कटाई के लिए आता है, पैदावार के लिए आता है। ये नीडेड जरूरत के लिए सेंस बोल सकते हैं, डाउनपोर बारिश, और उसके बाद सोवर तो मूसलाधार बारिश, वो दोनों एक ही तरह का वर्ड है। इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता पूर्वक, बहुत मतलब कि इनवार्डली उसको बोल सकते हो, वो होता है। नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लिए आता है वर्ड, टुवार्ड्स की ओर, और बाकी इधर तो कुछ तरह का मीनिंग है। सफर तो रात्रिक भोजन के लिए आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं क्लास में जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ही बोलता हूँ कि जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ने के ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसको उस चीज में खोजिए कि हमको यहाँ पे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। और मैं यही चीज करता हूँ जब अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ खुद भी हूँ, तो ये नहीं कि बैठ कर स्पेशल मैं ग्रामर पढ़ता हूँ घर पे, नहीं, जो चीज मैं पढ़ता हूँ ना उसमें ये चीज खोजता हूँ कि किस चीज को क्यों यहाँ लिखा गया है, आखिर ऐसा है तो क्यों है। अगर ये आप करना जान गए ना, तो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, आप नॉवेल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, पोएट्री में ये चीज़ों की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि उसका कोई लॉजिकल सेंस, वो ग्रामेटिकली वे में नहीं लिखा रहता है। वो कवि होते हैं और उनका अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का, वो कैसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कंप्रिहेंशन की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती है। और अगर इसको कर लेते हैं, इसके बाद अगर कुछ प्रश्न होता भी है, आता भी है, अभी मैं प्रश्न नहीं दूंगा क्योंकि अभी शुरुआत है, तो तुरंत किसी के सर पे सवार हो जाना अच्छी बात नहीं है। पहले कुछ सिखा दूं मैं आपको, कुछ मैं आपको बता दूं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। मैं ये नहीं बोलता मैं आपको 100% सिखा दूंगा, लेकिन यदि मैं जो कर रहा हूं अगर आप मेरे साथ हमको सपोर्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको, तो आप सीखिएगा। नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई सर पे और पैर की बात नहीं है, आराम से सीखेंगे। इतने सेंटेंस हुए।